और देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भी साउथ पोल में ही गए थे, इंडिया भी साउथ पोल में ही गया था। तो अब ये सोचिए, बेचारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनकी तो धड़कन ही बढ़ गई होगी कि यार अब ये क्या माजरा हो गया यार, क्योंकि रशियंस कम तो नहीं है, आप समझ रहे हैं। और 50 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेस स्टेशन पे भी है वो। तो सोचिए कि अगर इंडिया इसको कर लेता है मुजफ्फर भाई, तो ये वो मैं कहता हूँ कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसरो की बल्ले बल्ले हो जाएगी। चंद्रयान 3 जब लैंडिंग सक्सेसफुली करेगा, मैं उस पर खुशी मनाऊंगा। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में जश्न मनाऊंगा इस चीज पे, मुझे फख्र होगा, मुझे इसरो पर, मुझे इंडिया पर, इस मिशन पर फख्र होगा। होना भी चाहिए। और इसलिए नहीं कि कोई इसमें, इसलिए कि इंसानों का है, इंसानों का देखिए क्षमता। आज डी बूस्ट कर दिया है। तुम अगर कह रहे हो कि पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर, तो तुम अगर ये कहना चाह रहे हो कि जो नॉन मुस्लिम है वो तो बेसिकली पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता, सिर्फ मुस्लिम ही फ्रीडम फाइटर हो सकता है। तो भाई क्या इस्लाम गुलाम था? गुलाम तो हिंदुस्तान था। तो भाई हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस मांग रहा था, भारत अपनी आजादी मांग रहा था, भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें धर्म कहां से आ गया? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदारी और गहरी नजर है इनकी पूरी दुनिया के ऊपर। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। इंटेलिजेंट तो मैं नहीं हूँ, एक अच्छा इंसान बन जाऊं, बस यही बहुत है। तो धन्यवाद इतने, थैंक्स फॉर यूजिंग सच हाई वर्ड्स फॉर मी, थैंक यू सो मच। बट आप हैं सर, अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है ना। हाँ, तो बस वही अच्छा है, बाकी सब तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं। किसी के पास बोलने की विधा है, किसी के पास खेलने की विधा है, किसी के पास एक्टिंग है, किसी के पास राइटिंग है, किसी के पास बिजनेस की कला है। तो हमारे पास भी अब आप नीचे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। जी बिल्कुल। तो सब अपनी अपनी जगह जो है वो है। देखिए, ज्ञान का ना दंभ नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञान करके आप में दंभ है, आप में घमंड है, तो फिर आप ज्ञानी नहीं हैं, आप जानकार हैं। मतलब आपको चीजें पता हैं, बट आपको नहीं पता है कि वो चीजें क्यों हैं। जैसे आप एक वकील हैं, लेकिन आप न्याय के लिए न लड़के आप न्याय के काम को अवरुद्ध कर रहे हैं। यानी कि आप न्याय को उर्दू में बोलते हैं इंसाफ, इंसाफ के लिए ना लड़के आप इंसाफ के काम को अड़ंगा लगा रहे हैं। क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का कि भाई कोई आपने भी फील्ड है, जैसे कि मैं हूं, अगर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्रिश्चियनों के ऊपर जुल्म हुआ है और मैं वहां पर जाकर उनकी बात नहीं उठाता, उनके ऊपर बात नहीं करता, तो मैं अपने फील्ड के साथ इंसाफ नहीं करता, अपने शोबे के साथ इंसाफ नहीं करता। बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल हर बिल्कुल बंदे को आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी एक अलग चीज है, मगर आप अगर जो जानते हैं उसको छुपाते हैं और जी उससे आप पैसे बनाते हैं। जैसे मैं जानता हूं चीजें, अब मैं आपको नहीं बताऊं यार, मैं मुजफ्फर जी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुजफ्फर भी जान जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे लोग ज्ञानी नहीं हो सकते। आप जब आए हैं समाज में, तो अगर आपको ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बहुतों को बहुत क्षमता दी है, ठीक है ना, तो आप उसका उपयोग करें लोगों के अच्छाई के लिए। अपनी शक्तियों का हमेशा अच्छा उपयोग करें। ये नहीं कि आप जो है अपने फायदे के लिए और दूसरों के नुकसान के लिए। अपना फायदा भी कोई बुराई नहीं है, अपना फायदा इट्स ओके, क्योंकि इंसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो वो इंसान ना होकर के फिर भगवान या आपके यहाँ पे पैगंबर या जो भी आप कहते हैं वो एंजल या जो भी है वो बन जाएगा। तो इंसान है तो वो अपना फायदा सोचेगा, लेकिन आप अपना फायदा करते समय दूसरों का नुकसान कभी ना करें। जी, यानी कि आपके कहना मतलब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने अगर आपको कोई हुनर दिया है, कोई इल्म दिया है, तो उसको छुपाएं ना, वो लोगों में फैलाएं, लोगों की भलाई के लिए, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट इज हाउ इट शुड बी। ज्ञानी आदमी के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज, ज्ञान, विजडम। ये सब चीजें बहुत डीप कॉन्सेप्ट हैं, दीज आर नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड ना। और खासकर फिलोसफी तो और भी डीप हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये सब चीजें क्यों पढ़ते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अब एक अच्छा इंसान क्या है ये हमको आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा इंसान मुसलमान है, अच्छा इंसान क्रिश्चियन है, अच्छा इंसान हिंदू है, अच्छा इंसान
जो ट्राइब हैं जो कि नंगे रहते हैं आज भी अमेरिका के जंगलों में, भारत के कई जगह पे, वो अच्छे इंसान है? कौन है अच्छा इंसान? क्या परिभाषा है अच्छे इंसान की? ये तो जानना बहुत मुश्किल है। एक यूनिवर्सल अच्छाई देखिए आज तक एग्जिस्ट ही नहीं की दुनिया में। जो आपके लिए अच्छा हो वो मेरे लिए भी अच्छा हो, ये बड़ा कम होगा। तो इसलिए अच्छाई का ये मतलब है कि आप ये कह लें कि एक नेगेटिव डेफिनेशन आती है कि अच्छाई का जिससे ये क्या। दूसरों को फायदा पहुंचे, जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, मैं उसको अच्छा इंसान समझूंगा। हाँ, जैसा आप कह लें, अगर फायदा नहीं भी पहुंचे, आप नुकसान ना पहुंचाएं बस। चूंकि अब मैं लॉयर हूं तो शब्दों में घुस जाता हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगर फायदा पहुंचाने का नहीं भी कर रहे हैं आप ना, तो नुकसान ना पहुंचाएं बस। क्योंकि नहीं तो अब कोई कहेगा यार मुझे तो तुमसे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। आप समझ रहे हैं? यार तुम क्या करते हो? मुजफ्फर भाई के रिपोर्ट वीडियो बनाने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अगर आप ये कहेंगे कि भाई आपकी अच्छाई के लिए मेरा फायदा होना जरूरी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर जी, मैं मैं ये समझ कह गया। रहा हूं कि मुजफ्फर भाई के अच्छे इंसान होने के लिए अभिषेक मिश्रा को फायदा होना जरूरी है, और मैं ये स्थापित कर दूं कि मेरे कोई फायदा नहीं हुआ मुजफ्फर भाई से, तो इसका मतलब ये होगा कि मुजफ्फर भाई अच्छे इंसान नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप आप एक अच्छे लॉयर हैं, आपने साबित कर दिया। हाँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरी माता जी भी बड़ा गुस्साती थी जब थी, कहती पागल हो चुका है, इससे बात करना मुश्किल है। बिल्कुल। जी। अच्छा भाई, टॉपिक है हमारा लूना 25, जो रशिया का स्पेस मिशन था चांद के बारे में, वो फेल हो गया। उनका जो लूना 25 था वो लैंडिंग से, सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही गिरकर तबाह हो गया। तो अच्छा। इस पे कैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अब रशिया की तरफ से उनकी नजरें हट गई हैं और अब इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो भी लैंडिंग के बिल्कुल पास है। तो आप पहले तो ये बताएं कि रशिया जो, जिसका इतना एक्सपीरियंस है, काफी अरसे से वो उनके जो मिशन जा रहे हैं मून के ऊपर, मार्स के ऊपर, वो फेल क्यों हो गया? उसकी क्या रीजन आप समझते हैं? और दूसरा, आप चंद्रयान के बारे में भी बताइएगा। देखिए, पहली बात तो मैं इतना हार्ड वर्ड नहीं यूज करूंगा फेल होना। दे अटेम्प्टेड, और पार्शियली जो उनका गोल था अचीव नहीं कर पाए मून पे। देखिए सक्सेस और फेलियर का अंतर यह है कि पहुंच तो गए वो मून पे, वो मून पे ही है। उसको धीरे से कूदना था, जोर से कूद गया। तो इसको फेल कहना, अब आप उसको देख लें। पॉइंट है कि नहीं। उसको धीरे से कूदना था, वो जोर से कूद गया, मगर वो जहां कूदना था वो कूदा वहीं। हाँ, आप समझ एक रहे हैं? कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली कि वो चांद पर पहुंच जरूर गए, ये जी कामयाबी है बिल्कुल। उनकी। जी जी, वो चांद पे है आज की डेट में। देखिए, यूएसएसआर का 50 साल पहले लूनर मिशन गया था। 50 साल बाद यूएसएसआर टूटा, उसमें से रशिया निकला। अब रशिया ने 50 साल बाद लूनर मिशन को रिवाइव करा है। तो इससे एक चीज ये भी होती है, पुतिन को ये समझना होगा, व्लादिमीर पुतिन जी को, कि ये जो नेशनलिज्म है ना, मतलब कि रशिया जो है वो हर चीज में हम उसको स्थापित कर देंगे, और हम उसको जो है लोगों को वॉर के लिए प्रवोक करेंगे। एक पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में अंतर है। यूरोपियन नेशनलिज्म टॉक्सिक है, और वो नहीं होना चाहिए कि हम हैं रशियन तो हम कर देंगे। आप इंसान हैं, ठीक है ना? तो आप ये जो उन्होंने इतना जल्दबाजी में मून मिशन भेजा, उसका पर्पस क्या था भाई? आप अगर इस बात को कि हम स्थापित करना चाहते हैं अपनी लेजिटिमेसी को, या अपनी लोगों का ध्यान थोड़ा सा वॉर से हटा करके, और फिर से ये स्टैब्लिश कर दे कि हाँ देखिए, रशिया इज रीगेनिंग इट्स ग्लोरी ऑफ द यूएसएसआर डेज, तो वो एक बुरी चीज है। व्लादिमीर पुतिन नीड्स टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रीडिजाइन उनकी जो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज है। अब इसमें लूनर वाले जो बेचारे वैज्ञानिक है वो अपना काम कर चुके हैं। और देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भी साउथ पोल में ही गए थे, इंडिया भी साउथ जी, पोल में ही गया था। तो अब ये सोचिए, बेचारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनकी तो धड़कन ही बढ़ गई होगी कि यार अब ये क्या बिल्कुल। माजरा हो गया यार, क्योंकि रशियंस कम जी, तो नहीं है। आप जी, समझ रहे हैं? और जी। 50 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेस स्टेशन पे भी है वो। तो सोचिए कि अगर इंडिया इसको कर लेता है मुजफ्फर भाई, तो ये तो वो मैं कहता हूँ कि सोसाइटी। बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसरो की बल्ले हाँ, बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले मतलब कि ये वो सोसाइटीज हैं जो आज से जी, 50 साल पहले, जब इंडिया खाने के पैसे नहीं था, तो ये चंद्रमा पे आदमी भेज रहे थे, स्पेस में आदमी भेज रहे थे। और 50, देखिए यही होता है इंसान की इच्छा शक्ति, कि इंसान ने डिसाइड किया। और आज हम देखिए इस कागार पे है। तो मैं देखिए इसको दो चीजों से जरूर कहूंगा। एक की फेलियर, दूसरे की सक्सेस नहीं देखना चाहिए। जब आप स्पेस में जा रहे हैं ना, वहां पे इंसानों का तू तू मैं हटा दे।
कि तू सुपीरियर मैं सुपीरियर। मैं ये कहूंगा कि अगर ये इंडिया लैंड करता है तो ये मानवता की, कि हम एक मानव के रूप में देखेंगे अगर इसको मानव के रूप में, तो हमारी क्षमता है कि हम पहुंच रहे हैं, चाहे कोई भी हो यार, इंडियन हो, रशियन मैं हो। खुशी मनाऊंगा। एग्जैक्टली। चंद्रयान 3 जब लैंडिंग सक्सेसफुली करेगा, मैं उस पर खुशी मनाऊंगा। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में जश्न मनाऊंगा इस चीज पे। मुझे हाँ, फख्र होगा, मुझे इसरो पर, मुझे इंडिया पर, इस मिशन पर फख्र होगा। होना भी चाहिए। और इसलिए नहीं कि कोई इसमें, इसलिए कि इंसानों का है, इंसानों का देखिए क्षमता। आज डी बूस्ट कर दिया है 30 किलो, देखिए उसका जो टोटल ऑर्बिट है वो 30 किलोमीटर का यूं एपोजी, और वो जो कहते हैं, और मेरे ख्याल से 130 किलोमीटर का ये लंबा वाला ऑर्बिट से डिस्टेंस बचा है। तो इस गेम ऑफ 30 किलोमीटर 23 तारीख की 4:45 या 5:45 वो जो है दे विल अटेम्प्टेड। तो वो सांसें रुकी होंगी, क्योंकि देखिए इतना भी कर दिया है कोई बड़ी एक सक्सेस। देखिए ये जो जब 2 दिन पहले प्रपल्शन अलग हुआ लैंडर से, तो ये लैंडर जो है अब ये ऑर्बिट से नीचे होके सरफेस पे आ रहा है, लेकिन जो प्रपल्शन है वो ऑलरेडी एक सक्सेस है। वो ऑर्बिट में जाकर के फोटो खींच के भेजेगा आने वाले कई सालों तक। देखिए दिमाग, देखिए एक एक चीज का उपयोग किया जो भी उन्होंने ऊपर भेजा है। ये नहीं कि प्रपल्शन जो है वो स्पेस डेबरी बन गया। डेबरी का मतलब होता है कचरा। स्पेस में आजकल जी कचरे की एक अलग समस्या हो रही है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसको एज अ लॉयर, कि इट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो स्पेस में हम भेज रहे हैं ये जब अपनी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म कर लेता है तो ये स्पेस के लिए एक परेशानी का घर बन जाता है। क्योंकि अब आप कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, कोई सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है बेमतलब में, आप उससे जाके लड़ गए तो वो बड़ा प्रॉब्लम का क्रिएट है। वो गिरे किसी दिन, कहाँ गिरे, कैसे गिरे, तो और फिर क्या वो फॉर्म ले ले, तो स्पेस डेब्री एक अलग इशू है। बट पॉइंट यही है कि जो इसरो है, अब लूना, देखिए लूना 25 में और इसरो में क्या अंतर था। इसरो भी चाहता तो ये रॉकेट भेज सकता था और जल्दी ही इसका सामने हो जाता। इसरो ने हजारों रुपए बचा ली, करोड़ों करोड़ों रुपए बचाए। उन्होंने जी कहा भाई हम नहीं जाएंगे, इतनी बड़ी क्या जरूरत है, हमको जाना ही है ना, तो चाहे हम 20 जुलाई को पहुंचे, चाहे 20 अगस्त को पहुंचे, 1 महीना है, उससे अगर हम 1,000 करोड़ रुपए बचा लेते हैं तो वो ही चीज हम किसी और मिशन के लिए यूज करेंगे। तो उनकी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी देखिए कि वो अर्थ से भेजते हैं, उसके अर्थ को उसको रिवॉल्व करवाते हैं, उसके बाद उसको ग्रेविटी से निकाल के मून के ऑर्बिट में डालते हैं। ये सारे मैनेवरेंस इजी थोड़े हैं। हर एक मैनेवरेंस अपने आप में एक सक्सेस है। पहले बिकॉज कि हमने रॉकेट की तरह नहीं किया कि हम सीधा चले गए अर्थ के, अरे मून के ऑर्बिट में। हमारा रॉकेट इतना पावरफुल नहीं था। हमारा रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में हमको इंजेक्ट किया, फिर हमने जिसको हम लोग कहते हैं स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी, उसमें वो उसको घुमाए अर्थ के चारों ओर, उसका जो है जो ऑर्बिट है वो लंबा करते रहे। और उसके बाद जब वो सबसे दूरी पे चला गया अर्थ के, तो वहां से उन्होंने खींचा गुलेल की तरह, छोड़ा, वो जाके मून के ऑर्बिट में सेट हो गया। फिर उन्होंने उसको धीरे कर दिया मून के, और ताकि वो मून से बाहर निकल के कहीं और न चला जाए। तो आप सोच रहे हैं, ये सोचने में बड़ा आसान लग रहा है कि अच्छा लैंड करना है, कोई जैसे कि पैराशूट से लैंड करेगा। नहीं भाई, ये फाइनेस्ट ब्रेन है। और इस ब्रेन में मैं बताऊं, महिलाएं हैं। औरतों ने, जो चंद्रयान जी की जो एक मिशन लेडी है, उनका नाम जो है वो रितु जी है। जी। समझ रहे हैं वो वो चंद्रयान देखने की। में एक सादा सी खातून लगती है, मैंने देखी उनकी तस्वीर, सादा सी खातून लगती है, लेकिन कितना वो जबरदस्त उनका माइंड है, किस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को प्लान किया, मैं तो हैरान रह गया देखकर। एग्जैक्टली exactly। तो देखिए यही है कि आप अगर इंसानों को मौका दें और उनमें ये सब बेकार का वो ना लाएं कि भाई किसकी क्या क्षमता है, किसकी क्या नहीं है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसके पीछे जो भी लोग लगे हुए हैं, मतलब मैं जो 4-5 लोग हैं, आप कहें तो मैं उनका नाम ले लूं। इसरो के जी चेयरमैन है एस सोमनाथ साहब, वो ये इस प्रोग्राम के लीडर है, ठीक है ना, वो इसको देख रहे हैं। दूसरे हैं चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनका नाम है पी वेरू मुथुवल, वो भी इसको देख रहे हैं, बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं। मिशन डायरेक्टर का नाम है श्री मोहन कुमार जी। ये जो डायरेक्टर इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर है, वो हैं चूंकि एस उन्नी कृष्णन नायर जी। उनका काम था जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था, जिसको कि बाद में नाम चेंज किया गया था। इसको इन्हीं के जिस लॉन्च व्हीकल से भेजा गया, वो इन्हीं के उसमें डेवलप किया वेरी गया, गुड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर में। उसके बाद देखिए लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के हैं जो चीफ, उनका नाम है ए राजराजन।
54 फीमेल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने इसमें काम किया है। 54 फीमेल वेरी गुड, इंजीनियर प्लस साइंटिस्ट। बड़ी आप बात देख है रहे हैं अभिषेक ये भाई, बड़ी बात। इंसानियत का, इसको इंडिया पाकिस्तान से मैं नहीं देखना चाहूंगा, हालांकि इंडियंस ने किया, मुझे गर्व है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, मुझे जो भारतीय बनाती है, कि भारतीय वो है जो भारत की बात करे और वो भारत की बात में दुनिया की बात हो। भारतीय वो है जो अपनी बात करते समय दूसरों को छोटा ना दिखाए। भारतीय वो है जब वो अपने भलाई की बात करे तो वो दुनिया की भलाई की भी बात करे। क्योंकि हम विश्व शांति की बात करते हैं, हमारे यहाँ जब पूजा बैठती थी तो हम लोग कहते थे विश्व में शांति हो, जीवों में कल्याण हो, सब में परस्पर सद्भाव हो, ये हमारे यहाँ बोला जाता था हर बार। और आपको कोई भी आप अपने जो इंडियन फ्रेंड है मुझसे पूछिएगा, जब आपका वो कंक्लूड हो जाता है पूजा की जो भी पार्ट होती है, उसके बाद हम लोग हाथ उठा के बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, मतलब पंडित जी बोलेंगे विश्व का, हम लोग सब लोग बोलते कल्याण हो, मानवों में मानवों में, हिंदुओं में नहीं, मानवों में सद्भाव हो, जीवों में प्यार हो, वनस्पतियों में विकास, ये पूरी एक एक चीज का जो है हम लोग को वो बोला था कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं आप। तो भारतीय वो है, तो भारतीय जब मानव की बात करेगा कि मानवों में सद्भाव हो, तो मुजफ्फर तो उसमें आएंगे ही। आप समझ रहे, अब देखिए पाकिस्तान के लोग अगर ये बात समझ जाएं तो कितना मतलब बेहतरीन दृश्य हो जाए। आप देखिए 15 अगस्त को जय हिंद बुर्ज खलीफा पे लिख दिया, हर घर तिरंगा लिख दिया, गांधी जी की फोटो लगा दी, उसके बाद वो बना दिया, क्या नाम है, ये तिरंगा बुर्ज खलीफा क्यों कर रहा है? वो भी तो वो भी कहते हैं काफिर है, ये घटिया लोग हैं, इनको मुसलमान करो, पैसे दो। वो तो कह रहा है कि इंडिया यूएई फ्रेंडशिप जिंदाबाद, उसके उस पे आया। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, उनको रिकैलिब्रेट करना है, क्योंकि वो अपनी दुबई के अब आज, दुबई के प्रिंस ने मनाया आपका डे जो है इंडिया का। हाँ हाँ, दुबई के प्रिंस तो मोदी को गले लगाते हैं। अच्छा देखिए, कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ ना, द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स, कि मोदी पाकिस्तान में अगर आ जाए तो लोग गले लगाने की जगह उसका गला काट ले, ठीक है ना, लेकिन वही दुबई जा रहा है मोदी तो वो गले लगा रहा है। तो आप अरबों से भी ज्यादा वो हो गए हैं यार मुस्लिम, ये तो दिक्कत का घर एक ये हो गया है। आजकल आप अरबों को भी इस्लाम पढ़ाने लग जाते हैं, एक ये दिक्कत का घर है, कह रहे वो साले अरबी उनको नहीं पता, हम बताएं उनको इस्लाम क्या होता है। वो इसीलिए वो आपको नहीं चुप, इसलिए मुंह नहीं लगाते कि ये हमको ही सिखाने आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, इसीलिए वो मुंह नहीं लगाते, वो कहते इनको ठोक कर। अब 14 अगस्त को उन्होंने नहीं लगाया आपका झंडा, क्योंकि वो कह रहे ये आज अपना मुल्क तोड़े हैं तो ये यहाँ आके हमारा भी मुल्क तोड़ेंगे। ये तो तुर्कों को साथ देने वाले हैं, तुर्कों ने हमें अपना गुलाम बनाया, तो हम इनको क्यों देंगे? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानव, अब जो प्रिंस हैं वो मानवता के नाते मोदी जी को लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाते नहीं। वो अरबी हैं, इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मोदी जी को ये चौड़ा गले लगाते हैं। आप पे ऐसा क्या है कि मोदी जी आप ही के परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आप नहीं लगा सकते। चंद्रयान पे आज आपने बोल तो दिया कि मैं चंद्रयान सेलिब्रेट करूंगा, उसके 2 दिन तक अपना खोपड़ी बचा के रहेंगे आप, और गले में वो पड़ा वाला वो पट्टा भी पहनना पड़ेगा, कहीं कोई भाई साहब नाराज ना हो जाए कि तुमने साले चंद्रयान को सेलिब्रेट कैसे कर लिया, काफिरों ने भेजा, पता नहीं क्या भेज दिया वो भी जा करके बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम का घर ना हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? एक मैं पाकिस्तानी टीवी देख रहा था, अरे पाकिस्तानी कोई यूट्यूब क्लिप देख रहा था, उसमें एक महोदय कह रहे थे कि हम वो पोलियो का वो नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज डाल दिया है कि हम बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। तो यार बच्चे पैदा करने को लेके इतने सीरियस हो गए हैं आप लोग कि भाई रुक ही नहीं रहे, कह रहे हमको बच्चे मतलब छा जाना बच्चे पैदा करके, खुदा का खौफ करें भाई। ये भी कह रहे कि देना उसको है, उसके बाद कह रहे नहीं 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 हमें करना है। तो भाई अब इसका क्या जवाब दें? वो भाई साहब कह रहे हैं पोलियो का टीका ले, हमारे बच्चे नहीं होंगे। अरे भाई अगर वो पोलियो के साथ बच्चा तो देख तो लो यार, सारी दुनिया टीका लगवा चुकी है, आप अलग ही चल रहे हो यार। आपकी फिलॉसफी दुनिया से ही अलग चलिए। दुनिया आपको, जब आप बैठते हो ना बात करने, दुनिया बहुत गौर से सुनती है कि पाकिस्तानी बोला समझो इसको, ये ऐसी बात बोल रहा है जो भाई कोई समझ नहीं पा रहा है सिवाय इनके। आप समझ रहे हैं? आपकी फिलॉसफी है कि इंडिया एक घटिया मुल्क है, ये काफिरों का मुल्क है, इनका कुछ नहीं था, ये लोग जो थे ये जंगलों में रहते थे और वो थे, हम इनको सिखा के गए। अच्छा, और बाकी दुनिया कह रही है यार कि इनका एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ो, ये लोग बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है। तो आपके यहाँ पे आज तक देखिए दिक्कत ये हो गई, चंद्रयान से मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, मगर मुझे ये बात लगता है बोलनी चाहिए।
कि रिलीजन को मुख्तलिफ दिखाते 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 आपने भारत की हिस्ट्री को गाली देना शुरू कर दिया। अगर आप रिलीजन तक रहते ना तो ठीक था, आप कहते गलत है, बात खत्म, तुम अपना फॉलो करो। लेकिन आप उसके चक्कर में पहले जाते हैं हिस्ट्री को गरियाते हैं, हिस्ट्री में झूठा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इंडिया में 3,000 मुल्क थे, 4,000 राजा थे, ये थे वो थे, कभी एक देश नहीं था। ये पता नहीं एक देश का डेफिनेशन क्या है ये नहीं समझ में आता, क्योंकि उनकी डेफिनेशन है कि एक तलवार के नीचे जब तक ना आ जाओ मुल्क एक नहीं बनता। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। महाजनपद और 16 महाजनपद हमारे यहाँ कब से है, जिसको फेडरलिज्म आज कहा जाता है। क्योंकि अगर आप ही की डेफिनेशन निकाल दी जाए कि एक ही मुल्क हो, यानी सब पाकिस्तानी, इसीलिए आप क्या प्रॉब्लम हो जाती है, यानी सब पाकिस्तानी हो और कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना करे तब जाके एक मुल्क होगा, तो पाकिस्तान नहीं सर्वाइव कर पाया, वो टूट गया। अपनी अच्छा एनालिसिस भी नहीं करना ना। अगर आप जो कह रहे हो कि एक मुल्क का भारत एक मुल्क नहीं था, क्योंकि अब बहुत से राजा महाराजा थे, वो तो छोटे छोटे राजा का एक वो था। एक मुल्क तो वो था जब एक औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वली जो हैं वो आकर के और जोड़ दिए, तब जाकर के एक हिंदुस्तान, तलवार के नीचे उससे एकता आती है, उससे यूनिटी बनती है। तो आप कर लिए भाई पाकिस्तान बना के, यही प्रिंसिपल लगाया ना जिस प्रिंसिपल से हिंदुस्तान को गालियां देते रहे कि हिंदुस्तान एक नहीं था कभी। यही प्रिंसिपल लगाया आपने 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। आपने कहा 1 यूनिट बनाएंगे हम, सब पाकिस्तानी, आप कोई बंगाली नहीं, कोई पश्तून नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई सराइकी नहीं, कोई पंजाबी नहीं। क्या हो गया हिस्सा? बंगाली 20 साल में निकल गए, और कल मंजूर पश्तीन ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपके चैनल पे बोलूंगा नहीं। जब आप दूसरों को गाली दे रहे हो झूठी, न पढ़ने से मतलब है, न सोचने से मतलब है, अगर वो जो तुम बोलते हो अपने ऊपर लगा के देखो कि क्या तुम्हें वो रिजल्ट दे रहा है? क्या पॉलिटिकल सत्ता का निर्माण तभी होता है जब तलवार से सभी राजाओं को हरा के और एक कर दिया जाए? भारत ये जो फेडरलिज्म से के थ्रू अमेरिका चलता है, इंडिया चलता है, ऑस्ट्रेलिया चलता है, दुनिया भर के देश चलते हैं, यूएसएसआर चलता था, ये देने वाले हमको गोरे थे। 16 महाजनपद जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपके भी जो इलाका था वो 16 महाजनपद में आता था। जब पढ़िए अपने इतिहास के बारे में, अलग अलग राजा अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो एक देश नहीं था? तो इसके हिसाब से पाकिस्तान तो एक देश नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो पीपीपी और पीएमएलएन ये इमरान खान के साहब के आने के पहले तक तो एक दूसरे को आंख टू आंख नहीं देखते थे। एक को 20% कह रहा है, दूसरे को 25% कह रहा है, यही आप क्या होता था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सिंध में कभी पंजाब की जो पीपुल्स मुस्लिम लीग है या मुस्लिम लीग नून है, उसको तो एक वोट नहीं मिलेगा। वहां तो जब भी मिलेगा पीपीपी को मिलेगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान एक नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है। आप ही के डेफिनेशन लगा रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि एक मुल्क के लिए सबको एक होना पड़ेगा। सिंधी का कि हम सिंधी नहीं, हम पाकिस्तानी है। एक ही होना चाहिए आपका जो मजलिस शुरा होना चाहिए, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करे, क्योंकि इसी के दम पे आप कहते हो कि हिंदुस्तान कभी एक देश नहीं था। रिलीजन तक रहते ना मुजफ्फर भाई तो ठीक था, चंद्रयान को आप भी सेलिब्रेट कर रहे होते। रिलीजन से आप निकालते निकालते कमियां कल्चर पे आए, हिस्ट्री पे आए, सोशियोलॉजी पे आए, अब आप बायोलॉजी पे भी चले गए कि गंदे लोग हैं, डीएनए खराब है इनका। कोई आपने जो एक पढ़ना और लिखना किसको कहते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान ही होता है कि वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहता है। वो किसी चीज को ज्यूम नहीं कर लेता कि अच्छा हमने जो दिख रहा है वही हम बस समझते हैं। वो उसके बियॉन्ड समझने की कोशिश करता है। जैसे हवा दिख नहीं रही है मगर ये मैटर है, इसमें सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी एक मैटर है, जैसे हाइड्रोजन एक मैटर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिएगा तो वो एक पानी के रूप में नया फॉर्म लेगा, लेकिन एसेंशियली वो हाइड्रोजन ही है। जैसे हम 78% जो है वो 70% वाटर है, यानी हमारा शरीर जो है 80% 70% वाटर है, पानी है। तो जो ग्रह के असर होंगे पानी पे वही ग्रह हमारे ऊपर भी होता है। जैसे मून की पोजीशन की वजह से जब मून अपना वो चेंज करता है पोजीशन, तो आपको पता है समुद्र में जो ये ज्वार भाटा आता है या एब एंड फ्लो कहते हैं, वो मून की वजह से आता है, ठीक है ना। लोग मून को देख करके अपना जो है वो शिप की मूवमेंट करते हैं कि भाई पानी अभी थोड़ा यहाँ पे ऊंचा आ जाएगा तो नेविगेबल हो जाएगा, अभी इधर चला जाएगा चांद तो पानी की सतह कम हो जाएगी। यानी मून के होने से पानी की मूवमेंट अर्थ पे आपको अफेक्ट करती है। तो आप भी क्या हो, पानी ही तो है, ये फॉर्म भले ऐसा है लेकिन ये 70% पानी है। तो अगर मून में अगर ग्रहों से अंतर हो रहा है तो आप पे भी ग्रह के उससे पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत को आपने, आपके ही लोगों ने, क्योंकि आप और हम, मैं तो आप में और आप में अंतर नहीं देखता, ठीक है ना। आपके जो लोग आए, जो ये बाहर से तुर्क और ये सब जो घटिया लोग आए और उन्होंने वो अपना रिलीजन बताते, कोई दिक्कत नहीं था।
वो रिलीजन बताने के साथ जब उन्होंने ये कहा कि फर्क करो, ये लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनको 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 फर्क करो, अलग करो, वो अलग करने के चक्कर में उन्होंने जो है वो, जैसे मैं कहता हूँ भारत का जो मेन जो शत्रु है वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो कहते हैं कि हम भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो भारत से नफरत करते हैं। वो लोग हैं जो कहते हैं भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीय होने के डेफिनेशन में आपको गोल गोल घुमाते, कहते हैं एंशिएंट इंडिया नहीं था। आप समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये कि अगर आप लिमिटेड रहते कि रिलीजन मुख्तलिफ है, फिलॉसफी मुख्तलिफ है, विभिन्न है, भिन्नता है, समानता नहीं है, कोई बात। आप सोशियोलॉजी में नहीं जाते, क्योंकि जब आपने कहा कि हमारा रिलीजन तुमसे अलग है, तो आप सोशियोलॉजी का कि चूंकि रिलीजन अलग है हम साथ में नहीं रह सकते, ये कौन सी बात हो गई? ये अरब क्यों नहीं कह रहे? अरब क्यों नहीं कह रहे कि भाई हम साथ, और अरब आपको कहेंगे हम साथ में आ जाओ, जम हो जाओ हमारे अंदर, एक बनाओ। भारत एक नहीं था, क्योंकि सब एक नहीं थे, तो मुसलमान भी एक नहीं है। फिर 57 मुमालिक की आप 57 इस्लामिक मुमालिक, ये मुमालिक, उसका करो इस्लामिक उम्मा भी है, दोनों साला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर आप अपना ही प्रिंसिपल लगाओ कि भारत एक इसलिए नहीं था क्योंकि वहां कई सारे राजा थे, तो इस्लाम भी एक उम्मा नहीं है क्योंकि कई सारे मुमालिक है। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे दे रहे हो? हमको उसी आधार पर अलग अलग बता रहे हो और अपने को बता रहे हो कि हम तो इस्लामिक उम्मा का पार्ट है, जबकि साले 57 मुमालिक, और 57 में से आपके 30 मुमालिक कहते हैं हम सेक्युलर हैं। और कहिएगा तो मैं 5 का कॉन्स्टिट्यूशन आपके अभी के अभी पढ़ दूंगा, जो वो लिखते। तुर्की आपका सबसे बड़ा, आपका आप अरबी मुसलमान नहीं हो, आप तुर्की मुसलमान हो, ठीक है ना? जो, क्योंकि आप तुर्कों को अपना, आपके यहाँ पे लोगों के सरनेम जो हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने आप को एक फैशन में लाएं, लिखें कि फारूक बिन मोहम्मद, ठीक है ना? वो वाले नाम अभी आपके यहाँ कम पाए जाते हैं। आपके यहाँ क्या पाए जाते हैं? आपके यहाँ भी पाए जाते हैं फैजान मुगल, सरनेम जो सबसे कॉमन मैंने देखा है, फैजान मुगल। मेरा दोस्त जो था वो भी अपने सरनेम में मुगल लगा, मुगल एक सरनेम है, आप समझ रहे हैं? खान दूसरा, ये दोनों ही सेंट्रल एशियन है। ना तो पश्तो खान होते हैं, जो वो भी पठान, जो खान लिखते हैं वो भी खान नहीं है, जैसे फकर भाई उनका यूसुफ जई, ये सही सरनेम है। लेकिन जो खान लिख रहा है, इंडिया में एक आदमी बड़ा सा डीप सा है, कमजोर सा है, काला है, वो लिख रहा है मेरा नाम है खान। अरे भाई, जो सेंट्रल एशियन के खान होते हैं वो साले 6.5 फीट होते हैं भाई, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, 6.5 फीट वो होते हैं खान। वो देख के कहेंगे यार तू खान है भाई, कसम से यार, खुदा का खौफ करें, कुछ तो खौफ करें, तू खान है। आपको मैं फोटो भेजूंगा, मैं था जब अलमाटी में, तो ना वहां पे नवरोज मना रहे थे, नवरोज पारसियों का त्योहार, नवरोज मैं गया, तो ना वहां पे मैंने देखा भाई जायंट 6.5-7 फुट के लोग, या बड़ी बड़ी तलवार लेके खड़े। मैंने कहा ये कौन है? तो पता चला कि ये वहां का जो मेन वो ट्राइब का एक ऐसा भी हिस्सा है जो अभी भी 7-7 फुट के लंबे होते हैं, लड़कियां भी वही 6-6 फुट की होती है। वो लोग फोटो के लिए खिंचाने के लिए आए थे, उनको स्पेशल प्रिजर्व करके वो 70% सेंट्रल एशियन छोटे हाइट के हैं, लेकिन उसमें 30% ऐसे हैं जो 7 फीट 7.5 फीट के हैं। तो वो खड़े थे भाई, उनको देख के चला, हम उनके सामने यहाँ तक कंधे पे भी नहीं आते थे भाई, पेट पे ही खत्म हो जा रहे थे हम तो, 5 फुट 7 इंच के। अगला आदमी चला 7 फुट का, मैंने फोटो खिंचवाई उसके साथ। उसने एक में बड़ा अच्छा था, उसने तलवार मेरे उस पर वो रख दी थी। पॉइंट में क्या कह रहा हूँ कि अब यहाँ वो उसका नाम था कोई खान, तिमूर खान या कुछ नाम था, मैंने पूछा उससे। अब वो तिमूर खान इंडिया है, यहाँ के एक 5 फीट 4 इंच के आदमी से मिले जो पिच डार्क है और कहे मेरा नाम है अकबर खान, वो सदमे में आ जाएगा भाई। वापस चलो यार, भरोसा उठ गया मेरा खुदा पर से कि ये खान है। आप समझ रहे हैं? मतलब आदमी साले वीक है, कमजोर है, मुश्किल से 5 फुट 6 इंच का भी नहीं होगा, वो कह रहा है खान है। जो भी सदमे में आ जाते हैं बेचारे जो सेंट्रल एशियन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिस्ट्री तक रहते, अरे रिलीजन तक रहते, सब ठीक था, लेकिन आपने उसके चक्कर में झूठ का पुलिंदा ऐसा गुना है, आपने कोई भी जो साइंटिफिक स्टडी की, अप्रोच की, जो पॉसिबिलिटी है उसको आपने छोड़ाओ। आप सोशियोलॉजी को गाली दिया आपने हिंदुस्तान की, आपने बायोलॉजी को गाली दिया हिंदुस्तान की, आपने हिस्ट्री को गाली दिया हिंदुस्तान की, आपने यहाँ की फिलॉसफी को गाली दिया हिंदुस्तान की, आपने कुछ नहीं छोड़ा सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान। ये कैसे है? क्या मुसलमान होने के लिए अपने इतिहास के ऊपर थूकना जरूरी है? और अपने इतिहास में एक हमारे इंडियन मुसलमान कहते कि हमारे बाप दादा ने वो बनाया, क्या नाम है, कुतुब मीनार बनाया, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया। तो तुम हिंदुस्तानी इसलिए हो? शाहजहां ताजमहल नहीं बनाते तो तुम भारतीय नहीं होते? क्या होते भाई तुम? और किसी बिल्डिंग के बनाने से शिनाख्त कैसे बनती है?
ये पागलपन का मतलब, तुम कह रहे हो ताजमहल मेरा है, और जो पुराने पुराने ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मंदिर सिर्फ भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं थे, वो साइंस एंड रिसर्च का जरिया होते थे, मेडिटेशन का जरिया होते थे। अब ये बात चूंकि हम, अब आप सब चीज इस्लाम के नजरिए से पढ़ना चाहते हैं, तो हम ये बात ही नहीं बता पाते। तो हमारे यहाँ धर्म और रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन हम भारत में कभी था ही नहीं। धर्म जो था मेडिटेशन का नाम हुआ करता था, क्योंकि धर्म के नाम पे या भगवान के नाम पे कानून कभी नहीं बनाया गया, वो हमेशा से मैन मेड रहा है। तो इसलिए इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं समझ पाता। क्योंकि देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च, इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप चर्च में से यानी बाइबल में से पॉलिटिकल पावर निकालते हैं तो स्टेट बनता है, जो रह जाता है वो चर्च हो जाता है। तो सेपरेशन नहीं कीजिएगा तो चर्च और स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, चर्च और एक ही रहेगा, एक ही जगह का नाम चर्च भी होगा, उसी का नाम स्टेट भी होगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे आपने बात की कि हम अपने जो हमारे हिस्ट्री है या हमारी जो तारीख है, हमारा इतिहास है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास है क्या। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कल भी मेरी बात हो रही, तो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर जो जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए जंग लड़ी। मैंने कहा कोई एक का नाम बता दे मुझे कि पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर आप किसको कह रहे हैं। आप मोहम्मद अली जिन्ना को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, आप इलामा इकबाल को कह रहे हैं, आप सर सैयद अहमद खान को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? किसने बंदूक उठाई है? फ्रीडम फाइटर तो वो है जिसने बंदूक उठा के जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मुझे किसी एक का नाम बता दे, तो सारे चुप कर गए। तो ये तो हमारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो समझदार लोग हैं उनको भी नहीं पता कि हमारी हिस्ट्री है क्या। और हम जो है जो जिस तरह जो इसमें मजहब को साथ में मिला देते हैं। अगर फ्रीडम फाइटर कोई इसमें हिंदू है या सिख है या क्रिश्चियन भी है, हम उसको अपना मानते ही नहीं कि वो हमारे लिए लड़ा है। वो हमको कहते हैं कि वो हमारे लिए नहीं लड़ा, हमारे लिए जो लड़े हैं वो सिर्फ मुसलमान ही लड़े हैं। हम इसको भी मजहब की ऐनक से देखते हैं। तो वही तो दिक्कत है भाई, गुलाम तो हिंदुस्तान बना था, मजहब थोड़े गुलाम बना था यार। फ्रीडम गुलामी तो अंग्रेज तो कह रहे थे कि अंग्रेजों ने तो 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट दिया आपको। तुम अगर कह रहे हो कि पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर, तो तुम अगर ये कहना चाह रहे हो कि जो नॉन मुस्लिम है वो तो बेसिकली पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता, सिर्फ मुस्लिम ही फ्रीडम फाइटर हो सकता है। तो भाई क्या इस्लाम गुलाम था? गुलाम तो हिंदुस्तान था। सोचो तो जो बोल रहे हो। अगर हिंदुस्तान गुलाम था तो उसमें जो भी हिंदुस्तानी है वो लड़ेगा, उसका पर्सनल मैटर होगा, जिस गॉड से उसको मिलना हो मिलेगा। भाई क्रिश्चियन भी लड़े। अरे भाई एनी बेसेंट का नाम सुना है कि नहीं सुना मैं नहीं जानता आपसे। आयरिश लेडी थी, आई थी आयरलैंड से, और उन्होंने होम रूल के लिए लड़ाई लड़ी इंडिया के। आयरिश का इंडियंस के साथ विशेष प्रेम है, क्योंकि आयरिशों को इंग्लिश जो अपना गुलाम बनाया था। आपको पता होगा आयरलैंड में पूरी की पूरी एक वो चली थी जिसे कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, या ऐसा उनका भी मूवमेंट चला था। तो कई आयरिश आए थे इंडिया में सपोर्ट करने के लिए, देवर क्रिश्चियन। मैं पढ़ा हूं उन्हीं के स्कूल में। उन्होंने एक एनी बेसेंट नाम था उनका, उन्होंने एक बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जिसने हिंदुस्तान भर में स्कूल चलाए और हिंदुस्तानी शिक्षा और कल्चर के। तो भाई हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस मांग रहा था, भारत अपनी आजादी मांग रहा था, भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें धर्म कहां से आ गया? अगर आपको इतना ही है तो धर्म के लिए अगर कोई लड़ रहे थे तो बेचारे अरब लड़ रहे थे तुर्कों से, जब तुर्कों ने उनको अपना गुलाम बना लिया था। क्योंकि कोई भी कुरान के हिसाब से अरबी के ऊपर कोई भी नॉन अरबी कभी उनका बादशाह नहीं बन सकता, कभी उनका खलीफत नहीं बन सकता। आपने हर जगह ये जो है जो डबल स्टैंडर्ड है और डुअल स्टैंडर्ड आप कहते थे, ये जो तुर्की की जो जो वो किंगडम थी या एम्पायर कह ले, तुर्किश एम्पायर, उसको आप कैलिफेट कहते थे। दिस इज नथिंग बट एन इंसल्ट। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जो 4 खुलाफाए राशिदीन हैं इनके अलावा कोई नहीं होगा। उन्होंने उनसे प्यार, आप उनके अलावा किसी और का अगर आप खलीफा कह रहे हैं तो आप कुरान की बेगुरबती कर रहे हैं। आप प्रॉफिट मोहम्मद से प्यार नहीं कर सकते अगर आप किसी और को खलीफा कह रहे हैं। खलीफा सिर्फ अरबी बनेगा। और वो जो 4 खुलाफाए राशिदीन आए जिनको प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद कहा कि इनसे प्यार करो, इनकी बातें मानो, उसके अलावा आप कह रहे हो कि ये तुर्किश एम्पायर, ये जो ऑटोमन एम्पायर है या सल्तनत उस्मानिया है, ये जो है वो कैलिफेट है। किसी भी चीज का सही एप्लीकेशन नहीं करना, इतनी धूर्तता,
खैर चले, दैट्स इनफ। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। मेरी नेक ख्वाहिशात है, मेरी दुआएं हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो जो मिशन है वो कामयाबी से हमकनार हो और आप फख्र महसूस करें कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जिसमें आपने बताया कि 56 जो खवातीन भी शामिल हैं, जो इंजीनियर्स हैं उसमें शामिल हैं, और बड़ी मेहनत है वहाँ पर सबकी, महिलाओं की भी, वहाँ पे जो मेल्स हैं उनकी भी। और मैं भी दुआगो हूँ, उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबी के साथ ये मिशन हो और हम इस पर जश्न मना सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमें जो है मालूमात जो है आपने फराहम की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को खुदा हाफिज।